गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यानी हम कक्षा 9 की जो हिस्ट्री वाली पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व है, जिसमें हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर यानी ये है हिटलर और नाज़ीवाद। ठीक है, यानी हिटलर का उदय, यानी हिटलर का उदय। हमने जो पिछली क्लासों में देखा कि किस प्रकार से हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण करके और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। तो उससे आगे देखो क्या क्या घटनाक्रम होते हैं और उसके पीछे क्या कारण ऐसे हैं जो हिटलर ने यानी उन जर्मनी में ऐसा कौन कौन से कार्य किए थे जिनके कारण यानी जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में यानी हिटलर के साथ हो गई। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो कहने का मतलब अब जो नाज़ी कौन है, यहाँ पर नाज़ी है जो हिटलर को अपना यानी क्या मानती है, लीडर मानने वाले नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण यानी इनका विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थी। यानी खास तरह की मूल्य मान्यताओं और खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। यानी जो अपराध के उन्होंने किए थे नाज़ियों ने, नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। यानी नाज़ी विचारधारा की वो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का क्या थी, पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। समझ गए? सिर्फ सबसे ऊपर कौन है, नाज़ी। वे नस्ली आधार पर, किसके आधार पर, नस्ल का मतलब रंग भेद। ठीक है, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, या तो बेहतर थे या क्या थे, कमतर थे। अगर हम बात करते हैं तो उस आधार पर या तो वे बेहतर थे या फिर कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। ध्यान देना कि जिनकी आंखें क्या हो, नीली आंखें, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्य, ब्लॉन्ड, ये जो होते थे वो सबसे ऊपर होते थे। समझ गए? और यहूदी होते थे वो सबसे नीचे होते थे। यानी नस्ल के आधार पर ये विभेद किया गया है हिटलर के द्वारा। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था कि ये आर्य है, उनका क्या है, कट्टर शत्रु है। आर्य यानी किसको माना गया है, नाज़ियों को माना गया है। इसलिए कहने का मतलब हिटलर है वो क्या करता है, इन यहूदियों को क्या करता है, अपना दुश्मन मानता है। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया, और बाकी के लोग भी थे उनको जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत जो आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा, और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, ये के जो सिद्धांत थे उन पर ये आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। ध्यान देना, डार्विन कौन था, एक प्रकृति विज्ञानी। ठीक है, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। किसके धारणा के, पौधे और जो पशु, ठीक है, उनकी उत्पत्ति की व्याख्या की है। किसके आधार पर, कि पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। किसने, डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। अब यानी बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवितता का सिद्धांत, यानी अति जीवितता का सिद्धांत किसका है, ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। अति जीवितता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ध्यान देना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। ये विचार किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, यानी कौन सा विचार है उनका, यानी अति जीवितता का सिद्धांत। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे योग्य है, वो ही जीवित बचेगा। तो वो कहने का मतलब अपने आप को तो योग्य कौन मानते हैं, यानी
इन दोनों के सिद्धांत पर चला, ठीक है, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया हिटलर ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो मतलब ये था इनका कि ठीक है, यानी ये जो विचार था ना, इस विचार का मतलब क्या था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। कि जो ये जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अगर अपने आप को ढाल लेगी, वही क्या रहेगी, यहाँ पर जिंदा रहेगी, ठीक है। किसने कहा है, यानी एक तरह से डार्विन और जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उनकी जो विचारधारा है उनका मतलब यही निकलता है, ठीक है। यहां हमने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत, डार्विन का जो चयन का सिद्धांत था वो एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था, कि विशुद्ध क्या है, वो प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है, उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी भी नहीं की। यानी ये उन्होंने, यानी किसके लिए, उन्होंने तो पशुओं और यानी पौधों के सिद्धांत की बात की थी, ठीक है। उन्होंने इसे यानी मानवीय यानी इंसानी हस्तक्षेप की वकालत उन्होंने कभी नहीं की थी, लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्य वाले शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का क्या लिया, सहारा लिया। किसका सहारा लिया, डार्विन का, ठीक है। अब यानी चयन का सिद्धांत, चयन का अगर वहां से एकदम यानी आप यानी चॉइस अच्छी, चयन का सिद्धांत किसने दिया है, डार्विन ने, और यहाँ पे चयन कौन कर रहा है, हिटलर कर रहा है। किसका कर रहा है, जर्मन, और बाकियों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हिटलर तो यानी ये जो सिद्धांत दिया डार्विन ने, तो पौधे और जानवरों के लिए दिया था, लेकिन यहाँ तो हिटलर उसी सिद्धांत को पशु यानी आदमियों के ऊपर प्रयोग कर रहा है, इंसानों पर प्रयोग कर रहा है उस सिद्धांत को। नाचियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, वाह, यानी कहने का मतलब जो सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। ये तो किनकी थी, ये यानी नस्ल सबसे ताकतवर है, और ये दलील किसने दी है, नाज़ियों ने दी है। और नाज़ी कौन है, यानी हिटलर को मानने वाले, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। अब अपने आप को क्या मानते हैं कि हम ही क्या हैं, यानी एक्सीलेंट है, सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है और ताकत हासिल करनी है, किसे, इन जर्मन आर्यों को, और दुनिया पर क्या करना, अपना वर्चस्व कायम करना है। अगर हम बात करते हैं तो यानी स्रोत कैसे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, यानी टेलफोर्ड टेलर के द्वारा हिटलर सीक्रेट बुक है, ठीक है। यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है, ध्यान देना कि यह पृथ्वी है और न तो किसी को हिस्से में मिली है और न ही तोहफे में, समझ गए। इस पृथ्वी पर सबका समान अधिकार है, नियति ने उन्हें सौंपी है, जिसके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है, और जिनके पास इस पर हल चलाने की यानी उद्यमशीलता है, इस दुनिया का सबसे जो बुनियादी अधिकार है वो जीवन का अधिकार। कौन सा है, जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो, समझ गए। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये किसने लिखा है, यानी हिटलर, जो बुक का नाम है सीक्रेट बुक, ठीक है, टेलफोर्ड टेलर। अगर हम बात करें हिटलर की दूसरी जो विचारधारा है, उसका दूसरा जो पहलू है वो लेवेंस, देखो ध्यान देना, लेवेंसट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। यानी भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित क्या था, यानी लेवेंसट्राउम, ठीक है। ये यानी हिटलर की यानी विचारधारा का दूसरा पहलू है। तो क्या मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए क्या था, ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, कि अपने लोगों को अगर बसाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना बहुत ही जरूरी है। ये किसका सिद्धांत है, यानी लेवेंसट्राउम, एक तरह का जीवन परिधि का सिद्धांत, ठीक है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में
जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। समझ गए? हिटलर की नजर में इस तरह जर्मन राष्ट्र के संसाधन और बेहिसाब शक्ति की जा सकती है। यानी हिटलर की नजरों में क्या था कि जर्मन राष्ट्र है, ठीक है, उसके लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति यानी जिस शक्ति का कोई हिसाब ना हो उसको वैध स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, ये यानी उसके जो सिद्धांत है उसके दो पहलू आ गए हैं। दूसरा पहलू है यानी जीवन परिधि का सिद्धांत। ठीक है, ये वो क्या कहता है कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब एक शब्द है नॉर्डिक जर्मन आर्य। ध्यान आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। क्या है? एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ये जर्मनों से मिलते जुलते लोग थे, इसलिए वो क्या कहा है नॉर्डिक जर्मन आर्य। ब्लांड क्या होता है? यानी जिसकी आंखें नीली हो और बाल क्या हो गोल्डन रंग के सुनहरे बालों वाले। ठीक है, ये जिनको ब्लांड कहा जाता है। दो शब्द आए थे। अब पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था, यानी पूर्व में, ठीक है, ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से क्या हो एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। अब पोलैंड पर जो आक्रमण किया था वो यानी हिटलर का एक प्रयोग ही था। क्या? कि वो जर्मनी को अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। अगर हम बात करते हैं तो अब है नेक्स्ट नस्लवादी राज्य की स्थापना कैसे करता है कौन? यानी हिटलर। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। यानी शुद्ध जर्मन, ये यानी शुद्ध जर्मन स्थापना का जो सपना था उनका उसको लागू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या उन नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, अनवांटेड। क्या मानते थे? अनवांटेड मानते थे। उनको सबको समाप्त करना शुरू कर दिया। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक पौधों का समाज बनाना चाहते थे। नाज़ी यानी शुद्ध और स्वस्थ, जो यानी शुद्ध भी हो और स्वस्थ भी हो, वो नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। कौन? नाज़ी। उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। वांछित का मतलब अवांछित, यानी वांछित जो चाहने वाले, अवांछित जो नहीं चाहने वाले। वांछित कौन से थे? यानी कौन से? जो शुद्ध हो और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य। ठीक है, उनकी नजर में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। केवल ये लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। ये तरक्की और अपने वंश का विस्तार करना है उसके लिए योग्य यानी माना जा सकता था। बाकी सब अवांछित थे। सिर्फ कौन थे वांछित? यानी शुद्ध स्वस्थ नॉर्डिक आर्य। बाकी सब क्या थे? अनवांटेड, अवांछित थे। इसका मतलब ये निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। जर्मन तो है, जर्मनी के लोग भी हैं, लेकिन उनको जर्मन लोग क्या मानते थे? यानी अशुद्ध। ठीक है, और अवांछित मानते थे। उन्हें भी जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसकी नजरों में? नाज़ी यानी यूथेनेशिया, दया मृत्यु। देखो ध्यान देना, यूथेनेशिया किसको बोलते हैं? दया मृत्यु। ठीक है, उसको बोलते हैं। उस कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी ऐसे जर्मनों को मौत की घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। ध्यान देना कि कोई लूला, लंगड़ा, बूढ़ा सबको यानी हिटलर ने खत्म कर दिया। यहाँ पर देखो क्या, देखो यूथेनेशिया। ठीक है, कार्यक्रम, ये कार्यक्रम है दया मृत्यु कार्यक्रम। इसके तहत क्या हुआ कि इसमें जो बाकी के जो नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता, ध्यान देना, हेलमुट के पिता ने भी ऐसे थे, यानी यहाँ पे हेलमुट है उसका पिता है, उसने भी ऐसे के लोगों यानी ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया है जो क्या थे? मानसिक रूप से पागल या शारीरिक रूप से कमजोर, उनमें कमी थी, उनको भी क्या कर दिया है? यानी खत्म कर दिया है। उनको भी मार एकदम शुद्ध कर रहे हैं। जर्मन को क्या कर रहे हैं? शुद्ध एकदम से प्योर बना रहे हैं वो, कि किसी प्रकार का कोई
लूला लंगड़ा काना वगैरह नहीं होना चाहिए उनकी नजर में। ये है देखो पुलिस के पहरे में यानी औषधि भेजे जा रहे हैं ये जिप्सी 1943 44 यानी 1939 ध्यान देना 39 से 45 का टाइम है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। पुलिस के पहरे में है औषधि भेजे जा रहे हैं जिप्सी, ठीक है, ये उसका चित्र है। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, सिर्फ अवांछितों में कौन थे, यहूदी ही नहीं थे, इसके अलावा कोई भी नस्लें थी, यानी इसके अलावा कई नस्लें थी जो इसी नीति के लिए अपेक्षित थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों, ठीक है, जिप्सी और एस्वेटों की पहले तो यानी जर्मन नागरिकता छीन ली गई, ठीक है। जो एस्वेटो जो जिप्सी लोग थे उनकी क्या थी, यानी जर्मनी की पर सबसे पहले उनकी नागरिकता छीन गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोग, वहां पर रूस के लोग भी रहते थे, पोलिश मूल के लोग भी रहते, उनको भी मनुष्य से कमतर माना गया, ठीक है। वो भी एक मनुष्य से कमतर माना जब भी जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय जो लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। जो पोलैंड पर उसने आक्रमण किया और कुछ रूस पर भी उसे अधिकार कर लिया था, तो वहां की जो उनको जनता थी, वहां की जो रूस की, उनको लोगों क्या कर लिया, गुलाम बना लिया, ठीक है। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था कि इंसान के साथ उनका बर्ताव उनके लायक हिटलर नहीं मानता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। इतना काम करवाया हिटलर ने, नाज़ियों ने, कि वो भूख और काम के बोझ से ही मर गए। अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब अब हमें स्रोत कैसे क्या जानकारी मिलती है कि पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं, ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। ये भी हिटलर मैन ऑफ, ठीक है, इस पुस्तक से लिया गया है कि पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो नाजी यानी जर्मनी में सबसे बुरा हाल किसका किया, यहूदियों का किया उन्होंने, या यहूदियों का सबसे बुरा हाल हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों की जो दुश्मनी थी उसका एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ध्यान देना कि यहूदियों के प्रति क्यों इतना उनको बुरी नजर से देखते थे, इतने उनकी दिल में क्यों घृणा थी नाजियों के यहूदियों के प्रति। उनका कारण क्या था कि यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में क्या था, मौजूद परंपरागत घृणा, ठीक है। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था, ठीक है। यानी किसके, हिटलर उनसे बताया जा रहा है नाज़ी कि जो ईसा मसीह है, जो इनका देवता है, इनका जो यीशु बोलते हैं, इसका प्रभु, ठीक है, उनको किसने मारा है, यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नजर में यहूदी क्या है, हत्यारे हैं और सूदखोर हैं, समझ गए। इसलिए अब देखो दूसरा आगे नेक्स्ट क्या होता है कि मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। मध्यकाल तक ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। कौन, यहूदी क्या करते थे, देखो यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी ताकि आप यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। मध्यकाल तक धंधा कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो और यानी धन उधार देने का धंधा करके अपना यानी गुजारा चलाते थे। कौन, यहूदी लोग। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, इनको अलग बस्तियों में था जाता था, जिन्हें घेटो क्या कहा जाता था, यानी घेटो या दड़बा, क्या कहता है, दड़बा, यानी इन्हें या तो घेटो या दड़बा किनको कहा गया है, यानी जो यहूदी लोग, यहूदियों की बस्तियों को कहा गया है। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार-बार उनका सफाया करते रहते थे, यानी
किन्हें? ईसाई क्या कहते थे? यानी बार बार उनका सफाया, यानी नस्ल संहार के जरिए, ठीक है। अब उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन इन देखो ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यहाँ पे यानी ईसाइयत में, यहाँ पे ईसाइयत में क्या है, उनको यानी अभी भी यानी जिंदा रहने के लिए एक रास्ता दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। किसका था? धर्म परिवर्तन। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए भी, वो जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए कि अगर हमने इनको अगर नहीं माना, किसको? अगर इस हिटलर को अपना राजा नहीं मानेंगे और हिटलर का जो धर्म को नहीं मानेंगे तो हमारा भी सफाया हो जाएगा। तो वो जानते थे इस चीज को और उन्होंने क्या किया? अपना धर्म चेंज कर लिया और ईसाई बन गए, ठीक है। ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति जो हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। किस पर थी? वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कौन सा? यानी डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पे आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से भी नहीं निकला, ठीक है। धर्म आपके धर्म में चेंज कर दो, लेकिन हिटलर को ये धर्म पसंद नहीं आएगा। हिटलर को आप बुरे लग रहे हो तो बुरे लगोगे ही, कहने का मतलब आपका सफाया निश्चित ही है। अब देखिए कि हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, वो था कि यहूदियों को क्या कर दिया जाए? पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ठीक है, और उनको पूरी तरह से उनका सफाया कर दिया जाए। यही हिटलर का क्या था? ध्येय था कि यहूदियों को पूरी तरह से खत्म करना। उसकी नजर में सिर्फ एक ही ये हल था। अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आएगा जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिकता पहचान थी। सिंटी और श्रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। जिप्सी क्या थे? यानी एक तरह के ये श्रेणीबद्ध किए गए क्या थे? ग्रुप थी, ठीक है। उनकी अपनी समुदाय, अपने समाज की एक पहचान थी, जिसमें से सिंटी और रोमा ये क्या थे? जिप्सी, ठीक है। जिप्सी उन्हें कहा जाता था। सूद तो वो जानते हो, आप सब जानते हो, जो अधिक ब्याज पे गा लेता है, बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाला महाजन। इस सब का प्रयोग प्राय गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूद को या किसी को गाली देते हैं वो है, समझ गए। घेटो क्या होता है? किसी समुदाय को औरों से अलग करके रखना, अलग अलग करना, उसे क्या कहते हैं? घेटो, समझ गए। यानी किसी समाज को औरों से अलग अलग करना, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? उसके लिए घेटो शब्द यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो सन 1933 से 38 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर और आजीविका के साधनों से ही हीन कर दिया, उनसे आजीविका के साधन ही छीन लिए, यानी नाज़ियों ने, और उन्हें शेष समाज से अलग अलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और 1939 और 45 ये वर्ल्ड वार की सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है कि दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए जो गैस चेंबर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। गैस चेंबर जिसमें एक साथ सबको मार देना, हजारों की संख्या में कितने इलाकों को एक साथ मार देने की जो प्रक्रिया गैस चेंबर में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। इसके द्वारा, हिटलर के द्वारा। तो आज अपनी क्लास यहाँ तक रहेगी, यानी ये क्लास आगे भी जारी रहेगी। यानी हम जो हिटलर नाज़ियों का जो अत्याचार यहूदियों के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर उनका जो दृष्टिकोण, विश्व दृष्टिकोण ये पढ़ रहे थे। तो आगे क्लास में देखते हैं क्या होता है, हिटलर क्या क्या काम से करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आगे क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।